हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले पार्ट में कक्षा 10वीं का विज्ञान पार्ट 2 को देख रहे थे, जिसमें हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं इमली, सेब, सिरका, टमाटर, इन सब में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये सब कैसे याद करते हैं या किस ट्रिक से हम लोग उसको याद कर सकते हैं, उसको मैंने बताया था। तो अगर पीछे वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जहाँ पर आए थे वहाँ से आगे। क्लियर? ओके। तो ये मैं नीचे जा रहा हूँ और हम लोग ये सब क्रियाकलाप 2 तक आपको करने के लिए बोला गया था। चलो यहाँ पे मैं इसको बताना भूल गया था। देखो, आप खुद ही सूचक बना सकते हो। सूचक कैसे बनता है देखिए, यहाँ पे देखो, काला जामुन या कनेर का फूल या हल्दी या कचनार का फूल, इनमें से किसी एक को आप सफ़ेद कागज़ में क्या कर लेना है? रगड़ लेना है आपको। और पेपर का अम्ल क्षार पहचान सूचक के रूप में उपयोग करना है। यानी उसमें आप पेपर में रगड़ लीजिए, फिर उसका कलर होगा। उसके बाद आप उसमें अलग अलग पेपर में करने के बाद एक में अम्ल करके देखिए, एक में क्षार करके देखिए। तो उसी तरह से आप एक, जैसे नींबू का जानते हैं, नींबू का पहले से आप करके देखना। तो सब इसमें क्या बोला गया कि ज़्यादातर आजकल अब जो मिल रहा है वो काला जामुन। तो आप काला जामुन को ले लेना और सफ़ेद कागज़ में उसको रगड़ लेना, ठीक है। रगड़ने के बाद उसको थोड़ी देर सूखने जैसा होने देना। उसके बाद उसमें आप खाने का सोडा, उस कागज़ को 2 टुकड़े कर लेना और एक टुकड़े में खाने का सोडा डालना और एक टुकड़े में नींबू का रस। फिर दोनों में जो कलर आता है उस कलर को ध्यान देना और उस कलर के अकॉर्डिंग फिर आप दूसरी चीज़ों को भी पहचान कर सकते हो। जैसे नींबू के रस का जो डालने से जो कलर आएगा रंग का, क्या बोलते हैं, आपका जो पेपर होगा उसका, उसी तरह से दूसरे अम्ल रहेगा तो उसमें उस वैसी कलर आएगा। तो इस तरह से आप खुद ही सूचक बना सकते हैं जो पेपर होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आए थे। आगे हम लोग और नीचे जाते जाएंगे। ये कुछ प्रश्न हैं, है ना, इसको मैं बताया था। तो हम लोग आए कहाँ थे? अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आए थे। ये आप यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने अलग अलग सूचकों के साथ अम्ल क्षारकों के गुणों को समझा। आइए अब कुछ इनके देखिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अम्ल है, उसमें हम लोग धातु मिला देते हैं तो वो क्या बनता है? लवण। और जो गैस निकलेगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से एक अम्ल की जगह में हम लोग क्या लेते हैं? HCl ले लेते हैं और धातु की जगह में क्या लेंगे? जिंक लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अम्ल HCl और धातु क्या हो गया? जिंक। और दोनों के बीच में हम लोग प्लस कर दिए, यानी मिला दिए, तो बनेगा वो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा, ठीक है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक का Zn, तो दोनों को मिलाएंगे तो ZnHCl ZnCl2। तो इस तरह से ये जो बनेगा ये क्या होगा? ये होगा आपका लवण और यहाँ पे जो अलग से और बनेगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो ये आपका कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आपको लेना क्या है? सबसे पहले आपको लेना है, देखो यहाँ पे नीचे में जो दिया है ना, यहाँ पे वो क्या है? दानेदार जिंक है। जिंक Zn होता है, वो दानेदार होता है। इस तरह से यहाँ पे जिंक ले लिए और उसके बाद हम लोग तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिला दी, यानी HCl को, ठीक है। तो जिंक को हम लोग मिलाए और किस में? तनु HCl में। तो यहाँ पे हम लोग इसको 2 ले लेते हैं और दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे जो बचेगा, नीचे में जो बच जाएगा, मिक्स होने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होंगे तो नीचे में जो बचेगा वो क्या रहेगा? ZnCl2। और जो ऊपर में यहाँ पे गैस जैसा निकल रहा है ना, ये गैस जैसा जो निकल रहा है वो क्या है? आपका H2 है, यानी कि हाइड्रोजन गैस। H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और इस गैस को आप थोड़ी सी अगरबत्ती को जलाकर यहाँ पे लाओगे तो वो क्या हो जाएगा? जलने लगेगा। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि अगरबत्ती जैसे ऊपर में जल रहा है ये। तो इस तरह से वो जो हाइड्रोजन गैस है वो जलने लगता है। ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे आप, ये हाइड्रोजन गैस यही क्या है? यहाँ पे जल रहा है। तो ये समझ में आया? हाँ। तो देखिए इसी तरह से आपको करना है। इसी को क्रियाकलाप 3 में बताया गया है, ठीक है। चलो आपको मैं कुछ ये बात बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है Zn एक ठो, लेकिन HCl को 2 ठो रखा गया है ना।
Zn को 1 रखा गया है, जबकि HCl को 2 रखा गया है। तो इसको आपको बच्चों आप सभी को 1 से लेकर 30 तक के जो तत्व हैं उसको याद करना है। ये आपका होमवर्क है आज का। अगर आपको विज्ञान पढ़ना है, कक्षा 10वीं का अच्छे से समझना है, तो 1 से लेकर 30 तक आपको याद करना है। क्या? तत्वों को। किसको? तत्वों को। यानी जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। इस तरह से आपको कितने तक करना है? 30 तक करना है। एक में होता है हाइड्रोजन और लास्ट में होता है जिंक 30 में। तो 1 से 30 तक आप याद कीजिए, और अगर आपको नहीं पता है कि कितना कितना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से उसका लिख के बता दूंगा, ठीक है? नहीं तो आपके बुक में दिया होगा, अगले उधर किसी चैप्टर में है, मेरे ख्याल से तीन चैप्टर में है। उसको आप जाकर 30 तक याद कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से आपको 30 तक याद करना है। क्लियर? और ये जो मैंने बता दिया कि ये किस तरह से है, अम्ल और धातु का मिश्रण है, ठीक है? तो अम्ल और धातु को मिलाए। वैसे हम लोग क्षार और धातु को भी मिला सकते हैं। देखो ये वही धातु है जिंक, और ये इस बार क्या है? HCl नहीं है, इस बार क्या है? NaOH है। यानी इस बार लिया गया है वो क्या है? क्षार है, ठीक है? इस बार जो लिया गया है क्षार है। HCl लिए थे तो वो क्या था? अम्ल था। तो इसको जब हम मिला करते हैं तो Na2ZnO2 और वही निकलता है। यानी कुल मिलाकर हम लोग किसी भी धातु को बात करें, है ना, कुल मिलाकर हम लोग किसी भी धातु की बात करें, वो धातु अगर अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करता है कोई भी धातु, तो हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा? कोई सा भी लवण और यहाँ पे H2, ठीक है? तो हमेशा तो क्षार में पता नहीं, लेकिन आपका अम्ल जब भी रहेगा, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये अम्ल और क्षार में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अम्ल और क्षार जो है धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप समझिए इसको, और आगे हम लोग देखते हैं। ये क्रियाकलाप आप देख लेना, ठीक है? आपको मैं आगे अच्छे से बताऊँगा कि क्रिया कैसे होती है, तो वो अभी आप लोग इतना समझिए। क्रियाकलाप 4 भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। इस तरह से यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मिलाया गया है ना, सोडियम कार्बोनेट, टनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2O, और ये परख नली वगैरह सारा चीज़ है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना आप लोग। मैं आगे चलता हूँ टॉपिक पे। देखो यहाँ पे क्रियाकलाप कराया गया है, यानी अधात्विक ऑक्साइड। जैसे देखो यहाँ पे क्या था? ये है क्षार, और यहाँ पे क्या है? अधातु है, धातु नहीं है वो, तो इससे भी क्रिया करके कुछ कुछ बनते हैं। ये मैं आगे जो आपको बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है? पर इतना देख लीजिए कि अम्ल और अगर क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है। देखो अम्ल को हमने लिया और क्षार को लिया, और दोनों को मिलाने से क्या बनता है? लवण और जल, ठीक है? तो अम्ल ले लो HCl, ठीक है? HCl अम्ल ले लो, और क्षार ले लो NaOH, और दोनों को मिलाओगे तो H2O बनेगा। यहाँ पे H का यहाँ पे हो जाएगा 2HCl हो जाएगा, और NH। चलो इसका नीचे में दिया हुआ है, मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है? ये इसी को मैं बोल रहा था। ये देखो HCl मिला है, और NaOH एक अम्ल है और एक क्या है? क्षार है। ये अम्ल हो गया और ये हो गया क्षार, ठीक है? अम्ल और क्षार हो गया, तो ये क्या बनेगा? लवण। आप बताओ, लवण का मतलब सॉल्ट, यानी कि NaCl एक सॉल्ट है। आपको पता है नमक, NaCl नमक होता है। आप लोग अच्छे से यहीं से याद कर लीजिए। नमक का सूत्र क्या है? कभी भी पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? NaCl। क्या बताना है? NaCl, नमक या लवण या सॉल्ट, इसी को बताना है। और जल का तो आपको पता है, वाटर, H2O। यहाँ पे L कोष्टक में दिया है, उसको कन्फ्यूज मत होना। ये कोष्टक में L दिया है, वो उसका मतलब है लिक्विड, ठीक है? और यहाँ पे कोष्टक में AQ दिया है, उसका मतलब होता है एक्वस, यानी जलीय विलयन। तो आगे हम लोग प्रश्न में कुछ चर्चा करते हैं। प्रश्न देखो यहाँ पे, तनु धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो धातु हो गया Zn, ठीक है? Zn लिख लो, प्लस HCl 2 ठो, तो जो हम लोग किए थे H2 बनता था और एक वो बनता था, उसी को बताया गया है। फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होने अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3, ये होता है कैल्शियम, ये कैल्शियम और ये हाइड्रोजन,
और ये CO3 कार्बोनेट। तो इसका अभिक्रिया किसके साथ, HCl के साथ क्रिया करने से क्या होगा, तो 2HCl करा के यहाँ पे अभिक्रिया करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा या आपकी आंसर नहीं बन पाएगा तो मुझे कमेंट कीजिए, तभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, उदाहरण दीजिए। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, इसका उदाहरण समझने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखे थे। ये ऊपर में SO2 वाला, ये देखिए यहाँ पे है ना, तो ये अम्लीय होता है, इसको हम लोग को बताना पड़ेगा। तो देखिए चलो आगे हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, ये क्रियाकलाप करना चाहो तो कर लेना। क्रियाकलाप मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ क्योंकि उसमें करने के लिए बोलता है, तो प्रैक्टिकली चीज़ है, तो मैं अभी इसमें क्या पढ़ाऊँ। आप लोग को कुछ पूछना रहेगा तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। आयनीकरण, यहाँ से मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो आयनीकरण इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना है बस। ठीक है, आयनीकरण को आप समझिए। तो यहाँ पे देखो, अम्ल एवं क्षारों के जलीय विलयन व्यवहार को समझने का प्रयास समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने किया। किसको समझने के लिए, अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन को। और स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे ऑरेनियस, क्या है ऑरेनियस, उन्होंने 1884 में अवलोकनों के आधार पर कहा था कि अम्ल और क्षारों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। तो उनके अनुसार अम्ल एक ऐसा अणु है जो जलीय विलयन में धन आवेशित, इसी को आपको अच्छे से याद रखना है। आर्हेनियस के अनुसार जल में घुलकर यानी जलीय विलयन में धन आवेशित यानी H+ दे और एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित होता है। तो इस प्रकार क्षार मतलब ये अम्ल होता है। ठीक है, यानी कि जो H+ दे वो अम्ल है, और इसी प्रकार क्षार क्या होगा, जल में घुलकर ऋण आवेशित आयन यानी OH ऋण आयन दे, OH ऋण आयन, वो क्या होगा, देखो H+, जो H+ देगा, H+ देगा वो अम्ल होगा, और OH- देगा वो क्या होगा, क्षार होगा। ये हो गया अम्ल और ये हो गया क्षार। ठीक है, यहाँ पे है, तो अम्ल क्षार इस तरह से होता है। क्लियर, तो ये चलो मैं अभिक्रिया को करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे दिया है H2SO4। ठीक है, H2SO4, तो H2SO4 को जब आप जल में मिला देते हो तो वो घुल जाता है और वो बना लेता है H2SO4 जो है वो 2H+ बनाता है और SO4 का 2 माइनस बनाता है। यानी आपको यहाँ पे 2H+ मिल गया और H+ मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। इसलिए हम लोग H2SO4 को क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें H+ दे रहा है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे दिया कि नहीं दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा है H+, तो उसी तरह से ये अम्ल है। उसी तरह से हम लोग नीचे में लेंगे CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है OH- देता है। और आर्हेनियस ने क्या कहा है, तो H+ देगा वो अम्ल और OH ऋण देगा वो क्षार। तो ऊपर वाला H2O क्या है, H2SO4 अम्ल है, और नीचे वाला CaOH जो दिया है वो है क्षार। समझ में आया, यानी कि आप इसको अम्ल बोलोगे और इसको क्षार बोलोगे। ठीक है, ऊपर वाला क्या अम्ल, नीचे वाला क्या क्षार। क्यों, क्योंकि H+ देगा वो अम्ल है और नीचे में जो दिया है OH- देगा वो क्षार है। ठीक है, तो इसी को हम लोग टॉपिक में पढ़ रहे हैं आयनीकरण। तो आयनीकरण में H+ आयन और OH ऋण आयन, H+ आयन यानी H धन आयन, OH ऋण आयन मतलब OH- आयन। ठीक है, तो आयनीकरण मुख्यतः विलयन की पदार्थ, यहाँ पे लिखा है आयनीकरण मुख्यतः विलयन की पदार्थ सांद्रता और उसके आयनों में वियोजित होने वाली क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया है किसके बारे में, स्वांते अगस्ट ऑरेनियस, इसी वैज्ञानिक ने बताया था H+ और OH- के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। H+ जो देगा वो अम्ल, OH- देगा वो क्षार। ठीक है, इसके लिए उनको 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो अच्छी बात है, अम्ल क्षार की पहचान के लिए लिटमस पेपर वाला भी आपको बता दिया गया है, पिछले वीडियो में देख लेना। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन हैं वे अम्ल हैं। अभी हम लोग क्या देखें इसके अनुसार कि H+ जो देता है या H+ जिसके पास है वो अम्ल है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया कि क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है, इसी की बात कर रहा है, H+ है, तो वो सभी अम्ल होंगे क्या।
तो इसके लिए क्रियाकलाप दिया हुआ है, और क्रियाकलाप जब भी देता है तो आपको मैं बोलता हूँ कि इसको पढ़ लेना, समझ लेना, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, है ना। चलो, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो गया, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करेंगे, यानी कि H+ आयन तोड़ेंगे? तो ये इसका आंसर भी आपको क्रियाकलाप 8 को पढ़कर समझना पड़ेगा, और क्रियाकलाप आया मतलब आप पढ़िए, है ना। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा लंबा चौड़ा है स्टोरी, और इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से अम्लों को पहचानिए। अब बताओ, इसमें देखो एक तो H है, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये क्या होगा, अम्ल होगा। इसमें देखो ना, तो इसमें क्या है, H है, ना ही OH है, तो दोनों नहीं है, तो ये क्या होगा, लवण होगा। इसमें OH है तो इसमें क्या होगा, क्षार होगा। इसमें H है तो अम्ल, यानी ये अम्ल और ये अम्ल, किनारे किनारे वाला क्या है, अम्ल है, और ये OH वाला क्षार है, और ये क्या है, लवण है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग उसको समझिए क्यों बोल रहा हूँ। अगर समझ गए तो आप अच्छे से समझ रहे हो। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, समझाइए। देखो, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, या प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार कैसे जानोगे? तो जो आसानी से अपने आयनों में टूट जाते हैं जल में मिलाने पर, वो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। यानी हम लोग परिभाषा क्या बताएंगे कि वे यौगिक जो जल में घुलने पर आसानी से अपने आयनों में टूट जाते हैं, यानी आयनित हो जाते हैं, उनको प्रबल, और जो आसानी से आयनित नहीं होते उनको दुर्बल बोलते हैं। अगर वो अम्ल है तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, अगर वो क्षार है तो प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार होगा। अगर आसानी से आयनित होता है तो प्रबल क्षार, आसानी से आयनित नहीं होता है तो दुर्बल क्षार। ठीक है, आगे दिया है तीसरा क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ टुकड़ों को सूखे लाल लिटमस पेपर पर रखा जाता है, तब प्रारंभ में कोई रंग परिवर्तन नहीं देता, किंतु कुछ समय पश्चात उसका रंग नीला होने लगता है, कारण समझाइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड के टुकड़ा है, उसको सूखे लाल लिटमस में, तो लाल को नीला करेगा, यानी वो क्षार है, इसीलिए कारण समझाइए, मतलब क्षार की अभिक्रिया से होता है। चौथा, ग्लूकोज और स्टार्च जलीय विलयन आयनिक गुण प्रदर्शित नहीं करते, जबकि सल्फ्यूरिक तथा एसिटिक अम्ल करते हैं, क्यों? तो इसका जो है आप जो दिया है 8वां में, क्रियाकलाप 8 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 7 और 8 में, 7 और 8 के अनुसार आप समझ के बताइए। अब आगे हम लोग बात करेंगे अम्ल और क्षार के प्रबलता के बारे में। अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग जो देखेंगे वो यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, कि कौन कितना प्रबल होता है, अम्ल कैसे होता है, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल चर्चा कर रहे हैं, और ऑफलाइन में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में कैसे पूछोगे? तो हो सके तो कमेंट कीजिए आप लोग, तब मैं देखता हूँ कितने इंटरेस्टेड हैं और कितने व्यूवर हैं, उस हिसाब से फिर आगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, इतना आज के लिए काफ़ी है, और नेक्स्ट में पढ़ते रहिए। नेक्स्ट में हम लोग इसी टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।